नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में वेस्ट यूपी की 10 सीटों पर वोटिंग लगातार जारी है। ये सीटें संभल, हाथरस, आगरा, फतेहपुर सीकरी, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, बदायूं और बरेली आंवला है। सुबह 9 बजे तक यानी कि 2 घंटे में 12.94% यहाँ पर वोटिंग हुई है और सबसे ज्यादा संभल में 14.71% वोटिंग हुई है। अगर हम बात करें आंवला की तो यहाँ पर सबसे कम वोटिंग हुई है, 11.42% वोटिंग हुई है। फतेहपुर सीकरी में बूथ संख्या 265 की ईवीएम खराब होने की खबरें भी सामने आई है और अभी तक एक भी वोट नहीं पड़ा है। फिरोजाबाद के नगला महादेव गांव में लोगों ने ओवर ब्रिज में मतदान करने का बहिष्कार किया है। इसके अलावा सिफई में सपा नेता रामगोपाल और अक्षय यादव ने भी मतदान किया है। 10 सीटों पर 100 उम्मीदवार चुनावी मैदान में है। इनमें से 8 महिला प्रत्याशी भी है। करीब 1.78 करोड़ वोटर्स इनकी किस्मत का फैसला करेंगे। थर्ड फेज में मुलायम परिवार के 3 जो मेंबर्स है वो चुनावी मैदान में है। मैनपुरी से डिंपल यादव, फिरोजाबाद से अक्षय यादव और बदायूं से आदित्य यादव की जो प्रतिष्ठा है वो दांव पर लगी है। मोदी सरकार के कैबिनेट मंत्री एसपी सिंह बघेल जो कि आगरा से लड़ रहे हैं, योगी सरकार के 2 कैबिनेट मंत्री जयबीर सिंह मैनपुरी से और अनूप प्रधान वाल्मीकि हाथरस के सामने खुद को साबित करने की चुनौती दे रहे हैं। बता दें कि ये तमाम जो दिग्गज है तीसरे फेज के चुनाव में है और फिरोजाबाद में फर्जी मतदान करने के लिए 42 जो लोग पहुंचे थे वो पकड़े गए हैं। फिरोजाबाद पुलिस ने फर्जी मतदान करने के लिए आए करीब 42 लोगों पर एफआईआर दर्ज की है। और फिरोजाबाद से हमारे साथ में अधिक जानकारी देंगे राकेश वर्मा, संवाददाता जुड़ गए हैं। राकेश, वहां पर फर्जी मतदान की खबरें भी सामने आई है, अभी तक क्या कुछ वहां देखने को मिला है फिरोजाबाद में? देखिए, फिरोजाबाद की सुबह 6 बजे से मतदान शुरू हो गया है और तीसरे चरण का मतदान है आज फिरोजाबाद में, जहाँ पर 13 पॉइंट कुछ करके अभी मतदान किया गया है। हाँ। 45 करके फिरोजाबाद में मतदान हुआ है और मतदाताओं की लगातार कतारें लगी हुई है और मतदान शहर से लेकर गांव तक इतना उत्साह है कि उत्साह को लेकर ग्रामीण के जो भी मतदाता है मतदाता करने जा रहे हैं तो अपना मतदान पूरा करने के लिए यहाँ पर लंबी लंबी कतारें लगी हैं और यहाँ पर और भी लोग हैं और तमाम ऐसे जो कि लोग हैं जो कि अपना काम कर रहे हैं बराबर। बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर हम तीसरे चरण की अगर बात करें तो जो मुलायम सिंह परिवार के जो 3 सदस्य हैं वो इस बार चुनावी मैदान में है, लेकिन उनमें से एक सदस्य जो है अक्षय यादव वो भी फिरोजाबाद से चुनाव लड़ रहे हैं। क्या लगता है आपको कि अक्षय इस बार चुनावी मैदान में है, वो अपनी सीट निकाल पाएंगे? देखिए, फिरोजाबाद की जनता कहीं ना कहीं अपने मतदान के स्तर पर पूरा काम कर रही है और कुछ लोगों को ऐसा लग भी रहा है कि अब की बार से भाई जिस सरकार को बराबर वोटिंग कर रही है। और इससे पहले कल भी एक खबर चली थी क्योंकि बीजेपी का जो पहले सरकार सत्ता में रही थी और उसके वोटों को लेकर बहिष्कार किया था, कहा था कि जब तक वोट नहीं तब तक वोट नहीं। अब ये तो मतदाताओं को ऊपर ये है कि आखिर कब तक ये कैसा अपने आप को महसूस करेंगे और कौन सी जनता किस तरीके को इनको अपना अधिकार पूरा करना है और किसको जिताने का काम करेंगे। ये मतदान कर रहे हैं जो मतदाता है वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिरोजाबाद में फर्जी मतदान करने पहुंचे करीब 42 लोग पकड़े गए हैं। फिरोजाबाद की पुलिस ने फर्जी मतदान करने के लिए इनके खिलाफ में एफआईआर भी की है, शायद ये खबर आ रही है। आपको बता दूं कि थाना रामगढ़ में 20 लोग पकड़े गए हैं। इसी के अलावा रसूलपुर में 12 और दक्षिण से 10 लोगों को पकड़ा गया है। क्या कुछ खबर है? देखिए, सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि फिरोजाबाद के प्राथमिक विद्यालय नगला गंज में मतदान जब हो रहा था तो वहाँ के कुछ लोग हैं वहाँ पे जो फर्जी तरीके से मतदान कर रहे थे और जो बीएलओ है जो कि सपा के जो पत्ता लगा होता है उसके बाद पर्चियां काट रहे थे, जबकि ऐसा कोई उसमें मैटर नहीं है कि बीएलओ वहां का जाकर पर्चियां काटेगा। बीएलओ का काम केवल इतना होता है कि मतदाताओं को पर्चियां बांटता है और देने के बाद एक दिन पहले दे देता है, उसके बाद सब लोग अपने वोटिंग करते हैं। लेकिन यहाँ पर ये मामला आया है सूत्रों को रसूलपुर क्षेत्र से, थाना उत्तर से, थाना रामगढ़ से कुछ लोग पकड़े गए और उसमें उनको गिरफ्तार किया गया है। बाकी पुलिस कार्रवाई की जा रही है। पुलिस अधिकारियों से भी बात हुई है, बता रहे हैं उनकी कार्रवाई चल रही है, बाकी पुष्टि करने के बाद। लेकिन राकेश, जो लोग पकड़े गए हैं क्या उनका आइडेंटिफिकेशन हुआ है? जी देखो, आइडेंटिफिकेशन हुआ। जहाँ जो मतदाता है जो मतदान करने के लिए पहुंचे थे, कुछ ऐसे मतदाता है कि जो किसी के नाम से जो हल्का सा मैचिंग आ रहा है, उनके पिताजी की मैचिंग नहीं कर रहे हैं,
इस तरीके की वोटिंग फर्जी कर रहे थे। उसके बाद ये पुलिस प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है और कम से कम तीन या चार थाने से करीब 25 से 30 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अभी नहीं, उनको मेरा कार्रवाई मेरा मेरा मैं ये जानना चाह रहा था राकेश साहब से कि जो 42 लोग पकड़े गए हैं उनको किस प्रकार से आइडेंटिफाई किया है? क्या वो फिरोजाबाद संसदीय सीट से ही बिलोंग करते हैं या बाहर से आकर वोटिंग कर रहे थे? क्या वो ये भी फर्जी तरीके से वोटिंग कर रहे थे कि किसी के नाम से कर रहे थे या फर्जी ही कर रहे थे? मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे। जी, अभी तक ये पुष्टि करके अधिकारियों ने नहीं दी है अभी तक कि वो फर्जी कर रहे थे, कहाँ पे कर रहे थे, लेकिन जितना उन्होंने बताया है कि फर्जी तरीके से वोटिंग कर रहे थे। कुछ अधिकारियों का ये भी कहना है कि एक दो बार वोटिंग कर भी आए, फर्जी तरीके से मतदान कर रहे थे। अभी अधिकारियों की तरफ से कोई बयान नहीं आ रहा है, स्पष्टीकरण नहीं किया गया है इसका कि अभी ये मतदाता फिरोजाबाद के रहने वाले थे या अन्य जनपद के थे और अन्य तरीके से मतदान कर रहे थे। बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक और सवाल बीएलओ पर खड़ा होता है कि जब बीएलओ ही उनकी पर्ची बनाकर दे रहा था या उन्होंने किसी और से पर्ची बनवाई थी? जी, प्रशासन के लोगों ने बताया है कि जो मुंसिपल प्रशासन के व्यक्तियों ने उनको पकड़ा है, जो सपा के एक पत्ता लगा होता है जो कि पर्चियां काटने वाला, बीएलओ वही सपा के उसके पर बैठकर लोगों को पर्चियां दे रहा था, मतदाताओं को पर्चियां दे रहा था, जबकि ऐसा कोई उद्देश्य नहीं होता कि जो बीएलओ और मतदाताओं को पर्चियां काट के दे। हाँ, तो किसको वोटिंग करने जा रहे थे? देखिए, ये तो मतदाताओं के ऊपर है किसके लिए वोटिंग कर रहे थे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जो सपा के जो बस्ता लगा था उसके बाद पर्चियां लेने का अंदाजा आदमी यही लगाएगा कि अक्षय यादव को वोटिंग करेंगे, सपा को वोटिंग करेंगे। इस तरीके को लेकर उन्होंने आपत्ति जताई और आपत्ति जताने के बाद कुछ लोगों ने शिकायत की प्रशासन को, इस तरीके से फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। बिल्कुल ठीक कुछ है, लोग ऐसे ठीक है। राकेश साहब लगातार बने रहिए हमारे साथ में। दीपक कुमार जी बरेली से हमारे साथ में जुड़ गए हैं। दीपक, बरेली में किस प्रकार से रुझान देखने को मिल रहे हैं? वहां पर मतदाताओं के मन में क्या है, किस प्रकार से वोटिंग हो रही है और अभी तक कितने फीसदी मतदान हुआ है? दीपक मनीष, मैं आपको बताऊं जी, तो बिल्कुल सुनना आपको मनीष जो कि मैं आपको बताऊं, बरेली की बात करिए तो बरेली लगभग अभी 19% चुनाव वोटिंग हो चुकी है। और बात करिए बरेली की तो मैं बता दूं, बरेली में सत्यपाल गंगवार है जो भाजपा से चुनाव लड़ रहे हैं और दूसरी तरफ गठबंधन से प्रवीण सिंह हेरन है जो चुनाव लड़ रहे हैं। और दोनों की बात करिए चुनाव की इसमें टक्कर की तो लगभग बराबर कहानी चल रही है। मनीष, बिल्कुल। आप चूंकि वहां पर ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, मतदाताओं से भी बात करने की कोशिश करें आप कि वहां पर जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, जो महिला मतदाता है, बुजुर्ग मतदाता है, वो किन मुद्दों को लेकर वोटिंग कर रहे हैं? महिलाओं के मन में क्या है इस बार? मनीष, देखिए मैं बता दूं, मेरे सामने एक रटौटा कस्बे के पूर्व चेयरमैन अशोक कुमार गुप्ता जी है, इसमें फिर उनसे बात करते हैं उनके क्या मुद्दे हैं, अभी उन्होंने वोटिंग करके आए हैं, फिर इनसे बात करते हैं। बिल्कुल, देखिए, मुद्दा खास तौर पे है देश हित में, राष्ट्र हित में, देश को मजबूत करने के लिए इस समय कोई मुकाबला नहीं मोदी जी का। मोदी जी जो है इस बार भी प्रचंड बहुमत से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। लोग जो है, जनता जो है, वो उनके जो कार्य हैं, जो विकास कार्य हैं, जनता के हित के काम है, देश के हित में काम कर रहे हैं, उस पर वोटिंग कर रही है जनता। इसलिए प्रचंड बहुमत से जीत होगी। जी, इन लोग हटा दो ना पीछे से। दीपक, मुझे लगता है कि आपका जो नेटवर्क है स्लो है। मैं चाहूंगा कि आप नेटवर्क में आए और फिर लोगों से बात करें। और जैसा कि देखा जा रहा है कि वहां पर बीजेपी के वोटर्स भी हैं और तमाम पार्टियों के वोटर्स भी हैं, और अभी जिनसे आपने बात की है वो लगातार विकास की बात कर रहे थे। वो कह रहे थे कि हम मोदी को ही वोट दे रहे हैं। इसके अलावा लेकिन लोगों के मुद्दे क्या कुछ रहे हैं? सबको मुद्दे को तेज हमने अभी हमारी देश न्यूज की टीम ने लगातार लोगों से बातचीत करी तो उनका कहना था कि हमारा जो मुद्दे हैं, मेन मुद्दे शिक्षा को लेके मुद्दे हैं, रोजगार को लेके मुद्दे हैं, कि इस बार उन्हें एक फिर उम्मीद है कि शिक्षा और रोजगार मिले। मनीष, और भाई हमने बात करी और मुद्दों की, तो मुद्दों में उन्होंने कहा कि देश के विकास के लिए अभी बहुत चीजें जरूरत है, बहुत चीजों की जरूरत है हमारे देश के। हमारी एक सबसे बात हुई बुजुर्ग थे, उनका कहना था कि रेलवे रियायत कंसेशन सरकार ने बंद किया गया, ऐसी चीजों को दोबारा चालू करना चाहिए। मनीष, बिल्कुल। दीपक, एक और चीज जानना चाह रहा था कि जो स्लो वोटिंग हो रही है वो क्यों हो रही है? क्या मतदाता वहां से निकल नहीं पा रहे हैं? धूप एक कारण हो सकता है? क्या कुछ कारण हो सकता है?
नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। चलो वोटिंग हो रही है। देखिए बरेली जिला प्रशासन, बरेली के डीएम रविंद्र जी ने लगातार कई ऐसी मुहिम चलाई जिससे वोट प्रतिशत बढ़े और वोटर ज्यादातर जागरूक तो हमने डीएम साहब से भी बात करी थी, उनको भी दिखाया था। अब बात करी जाए यहाँ की तो क्या बरेली का इस month तापमान में लगभग 31 डिग्री है। तो कुछ लोग सुबह वोटिंग करके निकल गए हैं और कुछ लोग शाम को सोच रहे हैं कि शाम को हम इसका वोटिंग करेंगे। मनीष, बिल्कुल ठीक है। मैं राकेश वर्मा जी आपके पास में लौटकर आना चाहूंगा कि संभल के बाद में अगर सबसे ज्यादा कहीं वोटिंग हुई है तो वो फिरोजाबाद में ही हुई है। यहाँ पर अगर अभी तक का आंकड़ा निकाला जाए तो करीब करीब 13% से ज्यादा यहाँ पर वोटिंग हुई है। लोग यहाँ पर बढ़ चढ़कर मतदान कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उनके मन में अपने मुद्दे हैं, अपने इशूज हैं। लेकिन जब हम चुनावी रैलियों को देखें या दूसरे नेताओं के भाषण को उठाकर देखें तो सबसे ज्यादा रैली पीएम मोदी की यहाँ पर हुई है। उनकी रैली का कितना असर यहाँ पर देखने को मिलेगा? देखिए सबसे बड़ी बात यह कि फिरोजाबाद में आज तक की बात की जाए तो फिरोजाबाद में मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के आदित्यनाथ योगी जो कि 2 बार रैली कर चुके हैं, कुछ चंद दिनों में 2 बार रैली की उन्होंने। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी नामांकन के दौरान आए और केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम वो भी हमारे यहाँ एक बार और आए और उसके बाद और भी मंत्री यहाँ पर मौजूद रहे। और इनका देखने को असर मुझे यहाँ तक की उम्मीद है कि यहाँ फिरोजाबाद में बीजेपी सरकार अपना पूरा ताकत झोंक रही है और कहीं ना कहीं वो अपने मुद्दे कायम रख रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर फिरोजाबाद में जो लोग हैं, मिडिल क्लास वर्ग के लोग हैं, जो काम करने वाले मजदूर लोग हैं, उनको केवल एक ही धारा है कि बीजेपी सरकार उनके सहयोग कर रही है। क्योंकि एक उज्ज्वला सिलेंडर को लेकर बात करें, प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर बात करें, पानी को लेकर बात करें, सड़क को लेकर बात करें, निर्माण को लेकर बात करें, तो जनता यहाँ फिरोजाबाद की बेहद खुश है और वो दोबारा चाहती है कि प्रधानमंत्री एक बार फिर बने। बिल्कुल ठीक है। और यहाँ अगर हम फिरोजाबाद सीट की बात करें, देखिए मैं पिछले आंकड़ों पर जाना चाहूंगा कि 2019 के नतीजे जो रहे थे वो डॉक्टर चंद्रसेन जादौन जो है बीजेपी से, वो करीब यहाँ से 4.95 लाख बड़े वोटों के अंतर से जीते थे। मतलब अगर पूरा निकाला जाए तो 5 लाख वोटों से वो यहाँ पर जीते थे। लेकिन इस बार उनको अक्षय यादव चुनावी टक्कर कितनी दे पा रहे हैं? क्योंकि मुलायम सिंह यादव का नाम भी वहां बड़ा माना जाता है, बड़े दिग्गज नेता है मुलायम सिंह यादव, पूर्व मुख्यमंत्री है, यादव परिवार का वहां पर 3 मेंबर मैदान में है। देखिए फिरोजाबाद सपा का कई जवानों में गढ़ माना गया है। फिरोजाबाद जो गढ़ माना जाता था कुछ दिन पहले, जो कि बीजेपी सरकार अपने सत्ता में परिवर्तन करके लाई थी, तो लोग बेहद उससे खुश थे। लेकिन यहाँ पर हमारे फिरोजाबाद में बीजेपी से हमारे प्रत्याशी उतारे गए हैं जो कि आपको विश्वजीत सिंह है और पूर्व सांसद जो कि इंडिया गठबंधन द्वारा सपा से उतारे गए हैं अक्षय यादव है। लेकिन फिरोजाबाद में केवल टक्कर 2 ही लोगों की होगी, बीजेपी और सपा की टक्कर होगी और यहाँ पर पेचीदा मामला फंसेगा और दोनों का ऐसा नहीं है कि एक तरफा जीत हो, लेकिन एक तरफा जीत नहीं है। आपकी बात में बराबर टक्कर का मामला बैठेगा तो समय पे अनुसार पता चलेगा कि आखिर कौन किसके, लेकिन ज्यादा फर्क नहीं रहेगा। 20 या 30 वोटों से फर्क रहेगा जीत हार का, लेकिन इससे ज्यादा ये नहीं लाखों में चला रहा है। इससे पहले चंद्रसेन जादौन से एक तरफा से जीत हुई थी उनकी। ठीक है, बीजेपी सरकार ने बिल्कुल ठीक है। राकेश जी मैं लौटकर आपके पास में आऊंगा। योगेश चौहान जी हमारे साथ में जुड़ गए हैं आगरा से। योगेश जी, आप चूंकि आगरा की जो मशहूर है, पूरे देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर है ताज के नाम से, और यहाँ पर जो दिग्गज चुनावी मैदान में एसपी सिंह बघेल जो मोदी सरकार में मंत्री है, उनकी किस्मत दांव पर लगी है और आज उनकी किस्मत का फैसला हो जाएगा। मत पेटियों में मत उनका यहाँ पर वोटर्स डालेंगे। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, अभी तक जो वोटिंग हुई है कितनी प्रतिशत हुई है और यहाँ के वोटर्स के मन में क्या है? देखिए आगरा की अगर हम कर रहे हैं वो बात करें तो आगरा के अंदर जैसे एसपी सिंह बघेल है, चाह रहे हैं वो सिगरी विधानसभा से खड़े हैं, इनका भी अधिक जनता ने इनका विरोध कर, अधिकांश जनता का कहना ये भी था कि नहीं आए हैं किसी भी की वोटिंग है। जो आज जैसे वोटिंग हो रही है तो अधिकांश हमने अधिकांश बूथ देखा गया, भीड़ों की जो भी वोटरों की संख्या थी वो बहुत ही कम देखने को, मात्र 15 से 20% की तो एक निकल के अभी तक सुबह से और समथिंग 12 बजे का समय हो चुका है, वोटरों की संख्या सिर्फ 15% से 18% के बीच में आई है। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि वोटरों का कहना यह है कि अधिकांश एक परिवार
कि अगर एक परिवार में अगर 5 वोटिंग है, 5 वोटिंग में से मात्र 2 वोटरों के ही नाम आए, बाकी नाम वोटिंग लिखी। इस के मद्देनजर जो भी यहाँ के वोटर है उनको अब बेहद ही आक्रोश देखने को मिल रहा है, और यही कारण भी जहाँ अनुमानित लग रहा है कि जो आपके बूथ जो बने हुए, चुनावी बूथ बने हुए, वहां पे जो जनता की संख्या बहुत मिल रही है। बिल्कुल योगेश, एक और चीज जानना चाह रहा था कि 2019 के अगर आंकड़ों की बात करें तो जो एसपी बघेल है इसी सीट से करीब 6 लाख से अधिक वोटों से जीते थे, वो 6,46,000 वोटों से जीते थे। और अब जब उनके सामने समाजवादी पार्टी ने सुरेश से चंद को चुनावी मैदान में उतारा है, तो सुरेश कितनी टक्कर दे पा रहे हैं उनको? क्योंकि जो वोटों का अंतर है, जीत का अंतर है, एक बड़ा है। इस खाई को पाट पाना सुरेश के लिए कितनी बड़ी चुनौती भरा सफर है? देखिए, अगर हम सुरेश जी की बात करें तो वोटर की बात है, वोट की संख्या तो शायद चढ़ेगी। जो 6 लाख पिछले वोटिंग में थे, इस अनुमान लगाया जाए तो बहुत ही आंकड़ों की संख्या बहुत कम रहेगी। वो जो चुनावी आंकड़े हैं कोई बहुत ही जोरदार टक्कर दिख रही है सपा और भाजपा में। इसमें जो भी आंकड़े इसका फायदा जो नेचुरल सी बात है, फायदा जो जनता के बीच में, जैसे जो भी प्रतिनिधि रहे हैं, जो एसपी सिंह चाहे या राजकुमार चाहे जो बीच में नहीं आए, इसके और जो आक्रोश देखने का, इसका फायदा कहीं ना कहीं सपा ने उठाया है। और उसको नजरअंदाज देते हुए कि वहां के जो वोटर है वो अधिकांश वोटिंग सपा की तरफ जाते हुए दिख रही है। नहीं, लेकिन जो 2019 का जो मतदान हुआ था, 2019 में जब वोटिंग हुई थी तो समाजवादी पार्टी जो है यहाँ कहीं भी नजर नहीं आ रही थी, क्योंकि जो मुकाबला देखा जा रहा था 2019 के मैं आंकड़े की बात कर रहा हूँ कि बीजेपी और बसपा में ही यहाँ पर मुकाबला देखा गया था। क्योंकि सर्वाधिक वोट अगर एसपी सिंह बघेल के बाद अगर किसी को मिले तो वो बसपा को मिले थे। बसपा को यहाँ पर 4 लाख से अधिक वोट मिले थे। और इसके अलावा जो कांग्रेस की उम्मीदवार थी प्रीत हरित, उनको सबसे कम वोट मिले थे। सपा तो इस दौरान यहाँ थी ही नहीं। लेकिन इस बार जो टक्कर है, क्या त्रिकोणीय मुकाबला होगा? सपा बसपा का होगा, सपा बीजेपी का होगा, या बसपा या बीजेपी का होगा? क्योंकि कांग्रेस तो फिर भी यहाँ पर नहीं है। देखिए, त्रिकोणीय मुकाबले की बात इस जो भी चुनाव प्रकरण है, इसमें बीजेपी और सपा में जोरदार टक्कर देखने को अधिकांश बीजेपी। हेलो, हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ आपको योगेश जी। योगेश जी, मैं आपको सुन पा रहा हूँ। लगता है योगेश जी से हमारा संपर्क नहीं बन पा रहा है। दीपक जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? दीपक, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल मुझे आपकी आवाज आ रही है। दीपक, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि इस बार जो टक्कर देखने को मिल रही है वो छत्रपाल सिंह गंगवार, जिसको बीजेपी ने टिकट दिया है, चुनावी मैदान में उतारा है। इसके अलावा जो प्रवीण सिंह एरन है उसको समाजवादी पार्टी ने चुनावी उम्मीदवार बनाया है। इसके अलावा अगर हम बसपा की बात करें तो छोटे लाल गंगवार कैंसल जो है चुनावी मैदान में है। यहाँ पर गंगवार बनाम गंगवार की लड़ाई होगी, या जो एरन है प्रवीण सिंह एरन वो सीट निकाल लेंगे? क्योंकि पिछला अगर हम चुनाव देखें तो संतोष कुमार गंगवार यहाँ से लड़े थे, हालांकि बीजेपी ने टिकट काटा है उनका, और उनकी जगह छत्रपाल सिंह गंगवार को यहाँ पर चुनावी मैदान में उतारा है। बिल्कुल, मैं आपको बताऊं, देखिए संतोष गंगवार जी से वो लगातार 8 बार सांसद रहे थे और वे एक बड़े चेहरा के सामने आए थे। इस बार उनका टिकट कटा तो छत्रपाल गंगवार का टिकट हुआ, और छत्रपाल गंगवार पे लोगों की एक निगाह टिक गई। मतलब बरेली में कुर्मी समाज का एक बड़ी संख्या में वोट है, इसलिए गंगवार समाज के व्यक्ति को ये वोट दिया गया और आपको टिकट दिया गया। मैं दूसरी बात बता दूं आपको मनीष, जो आपने कहा ना बसपा पे छोटे लाल गंगवार, तो बसपा के जो छोटे लाल गंगवार थे उनका पर्चा नष्ट कर दिया गया। तो अब फाइट में सिर्फ 2 लोग रह गए हैं। आप बता दूं, आपके सपा से बात करिए तो प्रवीण सिंह एरन है, दूसरी तरफ बात करिए भाजपा की तो छत्रपाल गंगवार हैं। और बात करूं आपको, और सभी पार्टियों ने गंगवार जो समाज के प्रत्याशी है उन पर ही भरोसा जताया है। और चूंकि देखा ये भी जा सकता है कि गंगवार समाज के यहाँ पर सर्वाधिक वोटर्स है और इसीलिए शायद उन्हीं को यहाँ पर टिकट दिया गया है। लेकिन यहाँ पर जो मुकाबला है वो किसके बीच में देखा जाए? सपा बसपा के बीच में देखा जाए, सपा बीजेपी के बीच में देखा जाए, बसपा बीजेपी के बीच में देखा जाए, या कांग्रेस बीजेपी के बीच में देखा जाए? क्योंकि कांग्रेस की अगर हम यहाँ पर स्थिति देखें तो काफी कमजोर नजर आ रही है। मनीष, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर मैं तो बसपा का टिकट पर्चा तो खारिज हो गया था, तो बसपा यहाँ चुनाव बदलनी भी नहीं लड़ रही, यहाँ पर चुनावी मैदान से हट गए हैं। लेकिन अब जो 3 पार्टियां मैदान में है वो कांग्रेस, बीजेपी और सपा।
नहीं नहीं मनीष जी, मैं बता दूं, दोबारा से कह रहा हूं एक बार, जो कांग्रेस वाला है वो गठबंधन चल रहा है, प्रवीण सिंह गठबंधन में है, इंडिया गठबंधन में प्रवीण सिंह है, कांग्रेस का यहाँ कोई प्रत्याशी नहीं है, प्रवीण सिंह सपा दल है, वो एक गठबंधन प्रत्याशी है मनीष। तो अब देखने वाली बात ये, सिर्फ टक्कर जो आज बरेली की बात करें तो बरेली में टक्कर इस समय प्रवीण सिंह हैरन और दूसरी तरफ सतपाल गंगवार में हो रही है, और दोनों के लगातार वोटर है कि यहाँ बरेली में मुस्लिम समुदाय के वोट भी बड़ी तादाद में है, यादव समुदाय के वोट भी बड़ी तादाद में है, तो कहीं ना कहीं सपा का भी भारी दिख रहा है मनीष। और कुछ लोग हैं, तो फिर आपकी बातचीत करता हूँ, जो एक वोटर भी हैं और यहाँ के सम्मानित वरिष्ठ पत्रकार भी हैं। बिल्कुल ठीक है, मैं चाहूंगा कि आप उनसे बात करें, उनसे भी उनके इशू जाने कि इस बार वो जो वोट कर रहे हैं तो किन मसलों को लेकर वोट कर रहे हैं, उनके इस बार मन में क्या है, और यहाँ पर जो दिग्गजों के दौरे हुए हैं उन दौरों का मतदाताओं के मन में कितना असर पड़ा है, उनके मुद्दों को वो कितना मान पा रहे हैं, उनकी बातों को कितना मान पा रहे हैं। मनीष, हमारे साथ तो सीधे ये प्रदीप कुमार गुप्ता जी हैं, हम इनसे बात करते हैं कि ये क्या कहेंगे इस बार वोटिंग हो रही है। बरेली लोकसभा का जो चुनाव है इस बार, जो बिल्कुल बदली हुई तस्वीर है यहाँ पे। इंडी गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं प्रवीण सिंह हैरन जी और भाजपा से छत्रपाल गंगवार जी हैं, दोनों के बीच में कड़ा मुकाबला है। यहाँ पे कुछ बीजेपी के जो संतोष खेमे के लोग हैं उनकी भी निगाहें बदली हुई सी हैं, और यहाँ पे कहना चाहिए कि जो समाजवादी का और जो संविधान बचाओ का एक अभियान चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग भी अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं इंडी गठबंधन का यहाँ पे ज्यादा तेज वो चल रहा है, और बीजेपी का जो पुख्ता है उसमें भी सेध लगी है बरेली में। तो क्या कहेंगे इस बार कौन जीत रहा है, किसकी वोट परसेंट ज्यादा होगा? ये कहना तो अभी मुश्किल होगा, लेकिन जनता के मन में क्या विचार चल रहा है अभी जनता खुल के इस बारे में कोई बातचीत नहीं कर पा रही है। लेकिन मतदान बरेली के अंदर जो है समाजवादी पार्टी जो गठबंधन से लड़ रही है और प्लस हमारी भारतीय जनता पार्टी, मुकाबला इन्हीं दोनों के बीच में कड़ा मुकाबला होगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है दीपक। यहाँ पर मैं एक चीज और जानना चाह रहा था कि बुजुर्ग मतदाता भी मैं तस्वीरों में देख पा रहा हूँ, आप उनसे भी बात करें, उनसे भी पूछें कि जिस प्रकार से इलेक्शन कमीशन के द्वारा या प्रशासन के द्वारा यहाँ पर जो व्यवस्था की गई है कितनी दुरुस्त है और कितनी कामयाब है। सही है, धीरे इनसे बात करते हैं, चाचा से बात करते हैं, धीरे क्या कहेंगे, क्या नाम है आपका? पूरीलाल जी। पूरीलाल जी, आप सीधे टीवी पर लाइव हैं, क्या कहेंगे किन मुद्दों पे वोटिंग कर रहे हैं आप? भारतीय जनता पार्टी। किन मुद्दों पे कर रहे हैं? नाम किसी का नहीं लेना, कोई वोट क्यों दे रहा है, लेकिन मुद्दे क्या वोट दे रहे हैं तो क्यों दे रहे हैं उनको वोट? क्या सोचा आपने वोट देने के लिए? वोट दे रहे हैं तो बच्चों को वोट किन मुद्दों पर वोट दे रहे हैं? देखिए कैमरा देखिए, मोबाइल देखिए, मोबाइल में सुविधाएं अच्छी मिली है, खाने पीने का मात्रा मिल रहा है, मकान भी मिले हैं, लाइटिंग बैटिंग के लिए सब भी है, सिलेंडर भी मिला है, सारे काम है, अच्छी सुविधा मिली है लोगों को, से भी आ रहे हैं। आपको पेंशन वगैरह पेंशन वगैरह समय पे मिलती है आपको? मिलती है। ठीक है, तो यहाँ हमने देखा कि किस प्रकार से बीजेपी के तमाम कामों से खुश होकर बुजुर्ग मतदाता बीजेपी की ओर रुझान है उनका। मैं चाहूंगा कि दीपक जो फर्स्ट टाइम वोटर है उनसे भी बात करें कि वो इस बार पहली दफा जब वोट डाल रहे हैं तो उनके मन में क्या है, किन मुद्दों को लेकर वोट डाल रहे हैं और वो क्या चाहते हैं सरकार से, कैसी सरकार बनाना चाहते हैं वो। व्यक्ति गुप्ता जी हैं, इनका पहली बार वोट पड़ा, इनसे जानते हैं क्या कहेंगे, इनसे बसीरे बात करता हूँ आपकी ऑफिस से। क्या नाम है आपका? आयुष गुप्ता साहब। प्रथम बार वोट कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। मनीष जी सीधे लाइव है, आप बात कर सकते हैं। आप जब पहली बार वोट डाल रहे हैं तो आपके मन में क्या चल रहा है, आप क्या चाहते हैं कि कैसी सरकार बनना चाहिए और जो फिलहाल की मोदी सरकार है उनके कामों से कितने खुश हैं? जो चलती चली आ रही साहब उसी को ही वोट करना चाह रहा हूँ मैं, और वोट किया है मैंने उसी को, आगे भी सपोर्ट उन्हीं के लिए रहेगा। लेकिन क्यों सर? काम अच्छा हो रहा है सरकार से। आप उनकी किन नीतियों से प्रभावित है, उनके किन कामों से आप खुश हैं? सर जो राम मंदिर का है सब वही है। अच्छा, तो राम मंदिर के मुद्दे पर आपने वोट किया फिलहाल, ठीक है, शुक्रिया आपका। राम मंदिर का मुद्दा भी यहाँ पर यूपी में प्रभावित दिखाई दे रहा है।
जो फर्स्ट टाइम वोटर है वो भी राम मंदिर के मुद्दे पर, विकास के मुद्दे पर और कहीं ना कहीं मोदी लहर के मुद्दे पर भी वो वोट दे रहे हैं। दीपक, हमारे साथ में जुड़ने के लिए, बात करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। योगेश कुमार जी आपका भी बहुत शुक्रिया। राकेश वर्मा जी आपका भी बहुत शुक्रिया। बता दें कि 11 प्रदेश की 93 लोकसभा सीटों पर लगातार वोटिंग जारी है, तीसरी टक्कर है, तीसरा ये चरण है। और बता दें कि इसी के साथ उत्तर प्रदेश की 10 लोकसभा सीटों पर भी घमासान देखने को मिल रहा है। 10 सीटों पर 100 उम्मीदवार चुनावी मैदान में है। लेकिन एक चीज यहां पर देखने को मिली है कि फिरोजाबाद में 42 फर्जी वोटर पकड़े गए हैं। ये वोटर किसको वोट देने वाले थे, किसके कहने पर फर्जी वोट डाल रहे थे, ये फिलहाल जांच का विषय है, क्योंकि पुलिस प्रशासन हर एंगल से इस पूरे पहलू पर जांच कर रहे हैं। और जिन 10 सीटों पर वोटिंग हो रही है उन 10 सीटों का फटाफट मैं नाम भी बता देता हूं कि संभल, हाथरस, फतेहपुर सीकरी, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, बदायूं, आमला और बरेली, इन तमाम 10 सीटों पर वोटिंग चल रही है और लगातार 6 बजे तक वोटिंग जारी रहेगी। एक बार मैं फिर आपसे दरख्वास्त करूंगा कि अगर आपने भी अभी तक वोट नहीं किया तो सबसे पहले वोट करिए और लोकतंत्र के महायज्ञ में अपनी आहुति दीजिए, क्योंकि इसी से संविधान और देश मजबूत होगा। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और आप लगातार बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।